चलो टारगेट लाइक का 1200 का और कमेंट 500 करते हैं। ये टारगेट पूरा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्पीड से। इस वक्त स्पीड काइडो के गुर्गों को वो छोटे डांगो चिपकाने में लगी है। वो सबको पट्टी पढ़ा रही है कि बेटा इसे खाते ही पावर डबल हो जाएगी और सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? बिल्कुल सही। इस पूरे गेम को पलटने की चाबी अपनी ओटामा के पास है। कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक देखें तो ओटामा लड़ाई में शामिल होना चाहती थी। बस फिर क्या था, स्पीड उसे अपने साथ ले गई और उन्होंने मिलकर गजेल मैन और दाइफुगो को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और अब ये सब नाव में बैठकर सीधे मेन बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन यार, ओटामा के लिए ये काम आसान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को अपनी साइड करने के लिए ओटामा ने अपनी जान लगा दी और अपने गालों से लगातार वो डांगो बनाती रही। वापस प्रेजेंट में आते हैं। ओटामा के ये नए साथी सच में बहुत काम के निकले। गजेल मैन अपनी फुल स्पीड का फायदा उठाते हुए जहाँ भी कोई गिफ्टर दिखता उसके मुंह में डांगो ठूस देता। उधर उसॉप और उनकी टीम का प्लान भी एकदम सॉलिड चल रहा है। जब टीम में स्नाइपर किंग जैसा निशानेबाज हो तो निशाना चूकने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस इसी तरह दुश्मनों को अपनी टीम में मिलाने का मिशन फुल स्विंग में चल रहा है। इसी बीच चॉपर भी खाली नहीं बैठा है। वो लगातार वायरस का एंटीडोट बनाने में लगा हुआ है। बाहर की लड़ाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन भाई, स्टेमिना कभी तो खत्म होना ही था। और वही हुआ। उस ओल्ड मैन की ताकत जवाब दे गई और उसके शरीर की वो आग बुझ गई। अपनी सुध बुध खोकर वो सीधा आइस ओनी वायरस की चपेट में आकर गिर पड़ा। चलिए अब सीधा चलते हैं फ्रैंकी की तरफ। भाई, इसे कहते हैं असली मर्दों वाली लड़ाई। फ्रैंकी ने ससाकी के पैर को कस के पकड़ा और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। अब वो अपना फाइनल मूव चलने ही वाला था। लेकिन यार, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। फ्रैंकी को उन्होंने घेर लिया और तभी वो ट्राइसेरेटॉप्स बना ससाकी पूरी रफ्तार से फ्रैंकी की तरफ दौड़ा। सिचुएशन बहुत टाइट थी कि तभी नामी और बाकी लोगों की आवाज सुनाई दी। फ्रैंकी को लगा कि चलो बैकअप आ गया। लेकिन नामी तो खुद बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। ये देखकर फ्रैंकी का तो पोपट ही हो गया। पर असल में नामी और उनकी टीम मजाक नहीं कर रहे थे। वो एक स्ट्रेटेजी थी। देखते ही देखते उन डांगो खाए हुए गिफ्टर्स की पूरी फौज ने ससाकी के बंदों पर धावा बोल दिया। फ्रैंकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। जब तक ससाकी कुछ समझ पाता, उसने उल्टी और पेज 1 की आवाज सुनी। तब जाकर उसे समझ आया कि उसके खुद के लोग गद्दारी कर चुके हैं। दुश्मनों को पलटने का ये मिशन अभी भी चालू है। नामी और उसकी गैंग वहाँ से बस गुजर रही थी और अपने साथ एक पूरी फौज तैयार करके वो वहाँ से निकल लिए। अब बात करें ससाकी की, तो फ्रैंकी ने अपनी जनरल कैनन से उस पर वार किया और फिर अपनी वो बड़ी सी तलवार फ्रैंकन निकाल ली, वार करने के लिए पूरी तरह तैयार। खैर, अब जरा सांझी के प्यार के चक्कर पर नजर डालते हैं। भाई का हाल बहुत बुरा है। सांझी को औरतों के झुंड ने घेर रखा है और उसकी धुलाई हो रही है। कसम से सांझी को देखकर गुस्सा आता है। ये बंदा किसी दिन लड़कियों के चक्कर में ही मारा जाएगा। पीटने के बाद ब्लैक मारिया ने उसे मकड़ी के जाले में जकड़ दिया है। उनका एजेंडा अभी भी वही है, जाओ और रॉबिन को बुला कर लाओ। उन्होंने एक अनाउंसर को भी बुला लिया है ताकि पूरे महल में ब्रॉडकास्ट किया जा सके। बाहर की दुनिया में अभी भी घमासान युद्ध चल रहा है। मार्को किंग के साथ भिड़ा हुआ है और उधर कैरेट और वांडा के लिए सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो गई है। वो इस वक्त पेरोस्पेरो की कैंडी और शुगर में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। बस कुछ देर और खेल खत्म हो सकता है। फिलहाल वो सब के सब पेरोस्पेरो की कैंडी में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। अगर थोड़ी देर और यही हाल रहा तो समझो इन दोनों का काम तमाम है, पक्का मरेंगे। लेकिन भाई, आखिरकार ये प्रोटैगनिस्ट के ग्रुप वाले हैं। कुछ न कुछ जुगाड़ या चीट कोड तो इनके पास होता ही है। कैरेट ने अपनी सुलोंग फॉर्म की बिजली की ताकत का इस्तेमाल किया और उस कैंडी को पिघला दिया और लगे हाथ वांडा को भी वहाँ से निकाल लिया। लेकिन लगता है इनका लक अब जवाब देने वाला है, क्योंकि आसमान में बादलों ने चांद को ढकना शुरू कर दिया है। पेरोस्पेरो ने मौके का फायदा उठाया और एक कैंडी मेडन बना दी। उसने वांडा को जकड़ लिया और सीधे जमीन पर दे मारा। उधर दूसरी तरफ बीस्ट पायरेट्स की जासूस और अनाउंसर बाओ हुआंग ने कमाल कर दिया। उसने ढूंढ निकाला है कि अकाजाया के लोग कहाँ छुपे बैठे हैं और ये खबर उसने पूरे महल में ब्रॉडकास्ट कर दी है। अब जरा फ्लोर पर चल रहे तमाशे को देखते हैं। ह्योगोरो अब आइस ओनी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। ये वायरस उनके लिए एक अलग ही लेवल का पावर अप साबित हुआ। वायरस के असर से
ह्योगोरो जो एक बूढ़े आदमी थे अचानक से एक हट्टे कट्टे पहलवान में बदल गए। उनकी ताकत कम होने के बजाय और बढ़ गई है। चलिए वापस चलते हैं सांझी के पास। ब्लैक मारिया ने अपने हाथों पर वो नुकीले हथियार चढ़ा लिए हैं और सांझी को सैंडबैग समझकर कूट रही है। उसका बस एक ही मकसद है, वो चाहती है कि सांझी रॉबिन को यहाँ बुलाए। वैसे लॉजिक की बात करें तो ऐसे टाइम पर स्ट्रॉ हैट क्रू का कोई भी मेंबर अपने साथियों के साथ बिताए पलों को याद करता, फ्लैशबैक में जाता और जब पिट पिट कर मरने वाला होता तो अचानक से कोई नई ताकत जगा लेता। ये पैटर्न तो हम सबको रटा हुआ है। लेकिन भाई साहब बचाओ मुझे, रॉबिन चैन। अरे यार सांझी, तूने तो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा ही गेम खेल दिया। बस फिर क्या था, सांझी की वो चिल्लाहट पूरे महल में गूंज गई और नतीजा सांझी की आवाज निकलते ही रॉबिन वहां प्रकट हो गई। लेकिन ब्लैक मारिया का सांझी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने तरबूज जितने बड़े मुक्के में ताकत भरनी शुरू कर दी। पर तभी रॉबिन ने अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज की और एक विशालकाय हाथ प्रकट कर दिया। रॉबिन की आंखों में साफ खून दिख रहा था। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए अंदर आई। मजाक नहीं है भाई, याद है ना, रॉबिन पहले एक खतरनाक विलन रह चुकी है। अपने साथी का ऐसा हाल देखकर अगर वो डार्क मोड में चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बीच ब्रूक ने अपनी तलवार से मकड़ी के जाले काट दिए और सांझी को नीचे उतार लिया। स्टाइल मारते हुए ब्रूक की नजर जैसे ही सामने खड़ी उन औरतों पर पड़ी, अरे मैया भूत, अबे तू खुद एक कंकाल है, तू तो मत बोल। आजाद होने के बाद सांझी को समझ आ गया कि ये मैदान उसके लड़ने का नहीं है, तो उसने किनेमुन बाकियों की मदद के लिए जाने का फैसला किया। जाते जाते रॉबिन ने सांझी से कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। अब चलते हैं यामातो की तरफ। उसने एक हथौड़ा फेंक कर छत की बीम पर बैठे चूहे को टपका दिया। ये चूहा असल में बाओ हुआंग का चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा था। लेकिन तब तक काइडो के आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। कोई और रास्ता न देख यामातो ने अपनी ड्रेस खोली और मोमोनोसुके को सीधे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया और फिर शिनोबू को साथ लेकर वहाँ से दौड़ लगा दी वापस कैरेट के पास। वांडा अब लगाई से बाहर हो चुकी है। ये देखकर कैरेट का खून खौल गया। उसने कैंडी के जंगल को तोड़ा और एक जोरदार पंजा सीधे पेरोस्पेरो को जड़ दिया। बिजली के झटके की वजह से पेरोस्पेरो का डिफेंस टूट गया और वो दूर जा गिरा। जैसे ही कैरेट उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ी, अरे बिजली का झटका लगने से पेरोस्पेरो दूर जा गिरा। जैसे ही कैरेट उसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ी, अरे यार इनका चीट कोड एक्सपायर हो गया। बादलों ने चांद को ढक लिया और कैरेट का सुलोंग फॉर्म तुरंत हट गया। अगले ही पल बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं छटा तो देखा कि कैरेट जमीन पर ढेर हो चुकी है। चलो अब सीधा चलते हैं छत के ऊपर। काइडो का सबसे खूंखार हाइब्रिड फॉर्म रिवील हो चुका है। सच कहूँ तो काफी बदसूरत दिखता है भाई, मानना पड़ेगा। लूफी का हाकी अभी कूल डाउन पीरियड में है तो वो अभी कुछ नहीं कर सकता। ये देख किलर जोश में आगे बढ़ा और काइडो पर हमला कर दिया। नतीजा वो काइडो की डिफेंस पर खरोंच तक नहीं ला पाया और काइडो ने उसे एक ही वार में उड़ाकर दूर फेंक दिया। माहौल अब और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और डेंजरस होता जा रहा है। जैक को देखो, अपने जख्मों की परवाह किए बिना लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। उसने तुरंत बाओ हुआंग से कांटेक्ट किया। वो अकाजाया समुराई की लोकेशन का क्या सीन है? बाओ हुआंग ने मॉनिटर चेक किया और बताया वो लोग अभी भी उसी कमरे में हैं, पर ऐसा लग रहा है कोई उनके जख्म भर रहा है, कोई तो उनकी मदद कर रहा है। ये सुनते ही जैक गोली की रफ्तार से उनकी तरफ निकल पड़ा। अब आते हैं परफॉर्मेंस फ्लोर पर। यहाँ अभी भी अपना कब्जा है क्योंकि ह्योगोरो और एक्सट्रैक दीवार बनकर खड़े हैं। दुश्मन का अंदर घुसना नामुमकिन है, लेकिन असली लड़ाई तो मौत के साथ रेस लगाने की है। अगर ह्योगोरो पूरी तरह वायरस की चपेट में आ गए तो समझो गेम ओवर। इसीलिए ह्योगोरो ने अपने लड़कों को साफ बोल दिया, अगर मैं पूरी तरह आइस ओनी बन जाऊं तो बिना सोचे मेरा गला काट देना। हम अभी ह्योगोरो की ताकत के बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ बेवकूफ सुपर सोल्जर ने अपनी तलवार पर र्यू चढ़ाया और फ्लावर स्पैटर स्टाइल का एक मूव मारा। नाम थोड़ा टेढ़ा है पर काम तमाम, एक ही झटके में सबको निपटा दिया। छत पर वापस चलते हैं। काइडो ने लीड ले ली है और एक तगड़ा अटैक लॉन्च कर दिया ताकि सबको एक साथ उड़ा सके। ऊपर से बिग मॉम ने भी अपना डैमेज जोड़ दिया। लेकिन टाइमिंग देखो बॉस, जैसे ही धुआं हटा अपना लूफी फुल चार्ज होकर वापस खड़ा हो गया। उसका हाकी फिर से चमकने लगा है। शेर की वापसी हो गई है। परफॉर्मेंस फ्लोर पर मार्को की हालत खराब है। अकेला बंदा किंग और क्वीन
दोनों को संभाल रहा है, जो काफी मुश्किल काम है। और मुसीबत तब बढ़ गई जब पेरोस्पेरो भी वहाँ पहुँच गया। अब चॉपर के पास वक्त बहुत कम बचा है, पर एक अच्छी खबर भी है। चॉपर ने एंटीडोट तैयार कर लिया है, बस आखिरी स्टेप बाकी था। तो उसने दवाई खुद पर टेस्ट की, असर दिखने लगा। चॉपर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा और शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगी। लेकिन अफसोस, थोड़ी देर हो गई। ह्योगोरो अब पूरी तरह से आइस ओनी में बदल चुके हैं। वादे के मुताबिक ह्योगोरो ने इशारा किया कि अब उन्हें मार दिया जाए। सबकी आंखें नम हैं, पर कोई चारा नहीं है। उनके साथी ने कांपते हाथों से तलवार उठाई। उधर ह्योगोरो के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। ह्योगोरो ऑफ द फ्लावर, एक असली मर्द जिसने जिंदगी बिना किसी पछतावे के जी। वही दूसरी तरफ चॉपर का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसके शरीर से वायरस पूरी तरह खत्म हो गया। फिर वही हुआ जो एनिमे में होता है, ड्रामा और टाइम पास। इन लोगों ने इतना टाइम खींच लिया, कसम से आधा एपिसोड निकाल दिया सिर्फ तलवार उठाने में। आखिरकार रोते हुए उस साथी ने तलवार नीचे लानी शुरू की। सिर्फ समुराई ही नहीं, क्वीन के खुद के आदमी भी ये देखकर परेशान थे। भले ही वो बिना पावर्स वाले सोल्जर्स हैं, पर इंसान तो वो भी है ना। पर क्या करे, क्वीन का खौफ इतना है कि वो मजबूरी में लड़ते रहे। जब एपिसोड आधे से ज्यादा निकल गया और वो तलवार बस गर्दन तक पहुंचने ही वाली थी, अरे चॉपर बीच में कूदा और एक जोर का हूफ मारकर उस तलवार को रोक दिया। बस फिर क्या, ह्योगोरो को वो एंटीडोट पिला दिया। पीटे ही उनकी बॉडी से स्टीम निकलने लगी और अगले ही पल वो आराम से लेट गए। मतलब असर शुरू हो गया था। लेकिन असली जुगाड़ तो अब सामने आया। अचानक चॉपर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी सी कैनन बाहर निकाली। अब ये मत पूछना कि ये आई कहां से, बस एक गोला दागा और पूरे फ्लोर पर पिंक धुआं छा गया। देखते ही देखते वो सारे लोग जो आइस ओनी वायरस की चपेट में थे पूरी तरह रिकवर हो गए। लेकिन ये सीन देखकर क्वीन का दिमाग खराब हो गया। वो भड़क कर चॉपर से पूछने लगा, तूने मेरे मास्टरपीस के साथ क्या किया है? चॉपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया। उसने समझाया कि यहाँ इतने सारे सोल्जर्स हैं, सबको एक एक करके दवाई खिलाना तो प्रैक्टिकल ही नहीं था। इसीलिए उसने उस एंटीबॉडी को बेस बनाकर खुद एक वायरस तैयार कर दिया। मतलब जहर को जहर से काटने वाला हिसाब। और फाइनली सबको बचा लिया। चॉपर ने लगे हाथ ये भी सुना दिया कि वायरस को वॉर के लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संभल कर रहो, वरना किसी दिन ये तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। ये सुनते ही क्वीन आग बबूला हो गया और उसने हमला कर दिया। लेकिन तभी प्लेजर्स का एक ग्रुप बीच में आ गया और गोलियां अपने ऊपर ले ली। सही देखा आपने, भले ही वो बिना पावर्स वाले प्लेजर्स हैं, लेकिन दिल तो उनके पास भी है ना भाई। वो एहसान मानना जानते हैं। उन्हें पता है कि किसके लिए जान दांव पर लगानी चाहिए। बस फिर क्या, सब चिल्लाने लगे, लॉन्ग लिव रैकून डॉग। और सिर्फ इतना ही नहीं, उधर से मार्को भी उड़ता हुआ आया और एक ही झटके में क्वीन की गर्दन जकड़ ली। उसने कहा, बढ़िया काम किया है तूने रैकून डॉग। चॉपर ने सीरियस होकर कहा, शुक्रिया मार्को, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। और इतना बोलते ही उसने रंबल बॉल खाई और तुरंत एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। और कहा मैं रकून कैट नहीं। दूसरी तरफ अकाजाया 9 भी होश में आने लगे। हैरानी की बात ये थी कि उनके घावों पर पट्टियां बंधी हुई थी और जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, दरवाजे पर उन्हें कोजुकी ओडन खड़ा दिखाई दिया। इधर यामातो और शिनोबु पीछा करने वाले दुश्मनों को संभाल रहे थे। मोमोनोसुके भले ही सेफ जगह पर था, लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसे लग रहा था कि वो एकदम बेकार है, जो सिर्फ दूसरों की प्रोटेक्शन के सहारे जिंदा है। ये सोचते सोचते वो अचानक ड्रैगन फॉर्म में बदल गया। ये बात तो हमें पता ही है कि जब भी मोमोनोसुके के इमोशंस बेकाबू होते हैं, वो ड्रैगन बन जाता है। अब मोमोनोसुके ने जो फ्रूट खाया था, उसकी हिस्ट्री कुछ लोगों को पता है, जैसे कि CP0। एक बार जब काइडो को नेवी ने पकड़ा था, तब वेगापंक ने उसके लीनिएज फैक्टर यानी ब्लड लाइन के सैंपल लिए थे और उससे एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट तैयार किया था। उस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वेगापंक से वो फ्रूट मांगा था, लेकिन वो शायद एक फेलियर था। इसीलिए वेगापंक ने उसे पंक हैजर्ड पर ही छोड़ दिया। बस यही उस फ्रूट की कहानी है। खैर, वापस आते हैं अकाजाया 9 की तरफ। वो अपने सामने कोजुकी ओडन को देख रहे थे। सच कहूँ तो जो अंधा नहीं है वो भी बता देगा कि यहाँ कुछ तो झोल है। अरे भाई, जो इंसान उबलते तेल में मर चुका हो वो वापस कैसे आ सकता है? लेकिन कहते हैं ना, जो सिचुएशन में फंसा होता है उसका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। ओडन को देखकर ये सब
पूरी तरह ब्लैंक हो गए और सामने खड़े उस ओडन ने अपनी सफाई में क्या कहा कि वो भी टाइम ट्रेवल करके आया है। जाने से पहले उस ओडन ने एक बात कही, उस दुनिया में टोकी ये जानकर बहुत खुश होगी कि मैं जिंदा हूँ। बस ये लाइन सुनते ही कुछ लोगों का माथा ठनक गया। असुरा दोजी ने तुरंत सबको रोका और राइजो ने भी याद दिलाया कि टोकी ने साफ कहा था, इंसान पास्ट में वापस नहीं जा सकता। चलो भाई, फाइनली किसी ने तो अकल का इस्तेमाल किया और सच्चाई देख ली। अब सामने खड़ा ये ओडन कौन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। असुरा दोजी ने जैसे ही उस पे तलवार चलाई, मामला शीशे की तरह साफ हो गया। लेकिन अफसोस, वार करने के बाद असुरा एक पल के लिए रुक गया और उसी मौके का फायदा उठाकर उस नकली ओडन ने अपनी तलवार असुरा के शरीर के आर पार कर दी। जाहिर है वो एक बहरूपिया था और ये कोई और नहीं बल्कि कांजुरो की करतूत थी, वही जिसे पहले कीकू ने हराया था। कीकू ने जब असुरा को गिरते देखा तो वो तुरंत उसके पास जाकर माफी मांगने लगी कि मेरी गलती है, मैंने उस वक्त कांजुरो का काम तमाम नहीं किया था। इसीलिए कहते हैं भाई, वॉर में दुश्मनों पे तरस नहीं खाना चाहिए, खासकर ऐसे गद्दारों पर। और कांजुरो का असली टारगेट तो मोमोनोसुके था। खैर, अब जरा रूफटॉप का हाल देखते हैं। दो योंको के सामने लूफी बिना डरे सीना ताने खड़ा था, लेकिन रिजल्ट वही, उसे बार बार बुरी तरह पटखनी मिल रही थी। ये मंजर देखकर बाकियों ने आपस में सलाह की कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो डिसाइड ये हुआ कि सबसे जरूरी काम है काइडो और बिग मॉम को अलग करना और फिर उन्हें एक एक करके निपटाना। वापस अकाजाया 9 की तरफ चले तो हालत बहुत खराब थी, सब के सब बुरी तरह घायल थे। वो ओडन सिर्फ कांजुरो की एक पेंटिंग थी। इस वक्त सबसे जरूरी था मोमोनोसुके को बचाना, लेकिन क्या कांजुरो उन्हें जाने देगा? बिल्कुल नहीं। उस नकली ओडन ने अपने कपड़े हटाए तो देखा अंदर बम की पूरी बेल्ट बंधी हुई थी। उसने आग लगा दी ताकि सबको एक ही झटके में उड़ा सके। लेकिन तभी असुरा दोजी, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, उसने दौड़कर उस नकली ओडन को कस के जकड़ लिया। वो पेंटिंग उसे चाकू मारती रही, लेकिन असुरा ने उसे नहीं छोड़ा और धकेलते हुए खिड़की से बाहर गिरा दिया। उसी पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की शॉक वेव से बाकी सामुराई जमीन पर गिर पड़े। असुरा दोजी जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। और रही बात कांजुरो की, तो उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ओडन तो बस उसकी बनाई एक पेंटिंग थी। असली कांजुरो तो कहीं और छुपा था। एक और मजेदार चीज हुई, महल के अंदर एक जाना पहचाना चेहरा आग लगाता हुआ दिखा। जरा गेस करो ये कौन हो सकता है? उधर किनाइमोन और बाकी लोग आगे भाग रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनका सामना एक पुराने दुश्मन से हुआ, जैक। लड़ाई तो होनी ही थी, लेकिन सबके पास रुकने का टाइम नहीं था, इसलिए इनुआ राशि ने जिम्मा लिया और जैक से अकेले निपटने के लिए वही रुक गया। महल में आग अभी भी फैल रही थी, लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक परछाई उभरी और उसने एक आदमी को काट दिया। सही पहचाना आपने, ये जिंदा है, ये कोरोजुमी ओरोची है। एकदम सही पहचाना, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कोरोजुमी ओरोची है और उसके पीछे जो चल रहा है वो उसका वफादार फुकुरोकुजू है। लॉजिक भी सही है भाई, ओरोची के पास 8 सर थे, एक ही तो कटा था, तो 7 तो अभी भी बचने चाहिए ना। अब आते हैं रूफटॉप की असली फाइट पर। इस बार बिग मॉम और काइडो दोनों ने एक साथ अपनी पावर चार्ज करनी शुरू कर दी। माना कि इस मूव को चार्ज होने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी पावर का कोई जवाब नहीं। ये दोनों योंको का कंबाइंड अटैक था। हकाई, वो एनर्जी बॉल देखने में ही इतनी खतरनाक लग रही थी कि क्या बताऊं, लेकिन एन मौके पर जोरो सामने आ गया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस हमले को रोकने में। हालांकि वो उसे पूरी तरह तो नहीं रोक पाया, बस एक पल के लिए होल्ड किया, लेकिन वो एक पल ही बहुत था। उसी एक पल में लॉ ने अपनी पावर यूज की और सबको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। तभी लूफी एक्शन में आया। पहले उसने गियर 2 एक्टिवेट किया, फिर अपनी हाकी चढ़ाई और अपना फ्लोइंग हाकी वाला पंच तैयार किया। इस अटैक का नाम था रेड रॉक। ये सीधा काइडो की तरफ गया और हैरानी की बात ये थी कि काइडो ने इसे डॉज किया। इसका मतलब साफ था, काइडो को भी इस अटैक से डर लग रहा था। ये देखते ही लूफी के चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल आ गई। चलो वापस जरा उस ओरोची को देखते हैं। महल में आग लगाना तो बस शुरुआत थी। अब उसने फुकुरोकुजू से कहा कि उसे वहां ले चले जहां सारे विस्फोटक रखे हैं। उसका प्लान था कि पूरी ओनिगाशिमा को ही हवा में उड़ा दे। वो वानो देश को इतनी आसानी से काइडो के हवाले नहीं करने वाला था। उसका बदला लेने का यही तरीका था। ओरोची हंसते हुए जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी टक्कर किनेमोन
और बाकी अकाजाया 9 से हो गई। उन बेचारों को तो पता भी नहीं था कि ओरोची अभी जिंदा है। खैर, उनका टारगेट ओरोची था भी नहीं और उनके पास इस पर टाइम वेस्ट करने का वक्त भी नहीं था। लेकिन ओरोची कहाँ मानने वाला था। उसने तुरंत अपनी यामाता नो ओरोची वाली फॉर्म ले ली। भाई, दिखने में भले ही वो 8 सर डरावने लग रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि उसमें लड़ने का दम बिल्कुल नहीं था। सामुराई ने आव देखा ना ताव, फटाफट उसके सारे सर काटने शुरू कर दिए। आखिर में ओरोची ने किनेमोन की तरफ देखा। किनेमोन की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। एक ही वार में ओरोची का सर फिर से धड़ से अलग हो गया। अब एग्जैक्ट गिनती तो नहीं पता, लेकिन पक्का वो अभी भी नहीं